हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन एकेडमी प्रयागराज। फ्रेंड्स, आज हम लोग जूलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मीन्स उसको पढ़ेंगे। और उसमें बहुत मेन टॉपिक है एक थायराइड ग्लैंड्स, उसके विषय में डीप स्टडी करेंगे बिल्कुल। तो आप वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा और पूरा देख लेंगे तो आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल एक समझ में आ जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन रह ही नहीं सकता। तो स्टार्ट करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ये 3 तरह से होता है। इट इज ए 3 टाइप्स मीन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जैसे इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है, एक्सो मीन्स बाहर। जब किसी चीज का स्राव बाहर हो जो हमको अपनी आंखों से दिखाई दे, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता है। इस तरह का ग्लैंड वाहिनियों द्वारा अपना स्राव शरीर की सतह पर करती है। मीन्स एक ग्लैंड होती तो अंदर से कनेक्ट होती, बस इनका जो सिक्रीशन होता है वो हमारे बॉडी सरफेस पे दिखता है, उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे स्वेट ग्लैंड, जैसे आपको पसीने होते हैं वो आपको दिखते हैं, वो पसीने होते तो हैं, हमारे जो है नलियां जो अंदर हैं, जो ग्लैंड्स हमारी हैं वही सिक्रेट्स करती हैं, लेकिन वो हमारे स्किन पे दिखते हैं। और जैसे सलाइवा है, उसका भी सिक्रेशन आपको दिखता है। तो जो इस तरह के सिक्रेशन होते हैं जो विथ ग्लैंड होते हैं, जिनके साथ नलियां जुड़ी होती हैं, वो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस मतलब नली विहीन, जो नली से नहीं कनेक्ट होती है किसी। और इंडो में समझ रहे अंदरूनी मतलब अंदर, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, ये अपना स्राव सीधे रुधिर में स्रावित करती है। ये अपने सिक्रीशन को ब्लड में डाल देती है और इसलिए इसे एंडोक्राइन ग्रंथियां भी कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से आ जाते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे बना देते हैं कि 3 इसमें का डाल दिया एंडोक्राइन ग्लैंड्स के और एक एक्सोक्राइन का, उसमें आपको एलिमिनेट करना रहता। तो आप ये जानते रहिएगा कि डक्टलेस ग्लैंड जो होती हैं, जो नली विहीन होती है, जिनका डायरेक्ट स्राव जो होता है ब्लड में होता है, वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। और जिनका स्राव ब्लड में नहीं, आपके सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे दिखता है, जिसको आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। अब क्या आपने कभी एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को देखा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते देखा है, या थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलते हैं, उसको क्या आपने कभी देखा है? नहीं ना। तो ये क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम देख नहीं सकते हैं, बट इसकी सारी इफेक्ट, सारी फिजियोलॉजी हमारे बॉडी को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। मुख्य रूप से ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं समूह में स्थित होती हैं तथा एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे बिहेव भी करती हैं। मुख्य रूप से एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, मतलब ये होती तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बट इसमें कुछ मिलीजुली विशेषताएं होने के कारण ये इंडो और एक्सो दोनों की तरह बिहेव करती हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। तो इसमें 2 होते हैं सिर्फ, पैनक्रियाज और आपके गोनाड्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, अब क्राइनोलॉजी जो है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में आपको बताया जा रहा है कि 3 प्रकार की होती हैं, इनका एक काम है, उनका एक काम है, इसकी स्टडी कहाँ से हुई थी और किसने किया था, तो इसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको बुक में आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा है। 12th की बुक में मैंने देखा, ये 1.5-2 पेज में इतना कन्फ्यूजिंग है कि बच्चे इसको खोलेंगे और तुरंत बंद कर देंगे। तो बस सिर्फ इतना ही आपको, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इतने ही टॉपिक है। आप इसको एक बार देख लीजिए और एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम के स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसमें वो ब्रांच जिसमें इसको स्टडी की जाती है एंडोक्राइन की, उससे बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन का संबंध तंत्रिका तंत्र मीन्स आपके नर्वस सिस्टम से होता है और आपके ब्रेन से होता है। नेक्स्ट, 1855 में थॉमस एडिसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1855 में थॉमस एडिसन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी भी बोला जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ सेंगर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने गाय के इंसुलिन को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म में चेंज कर दिया था, तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। एंड देन 1965 में टी शान इनका पूरा नाम है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन
किसने किया था? द सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, सान ने किया था। और 1965, सन इज नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट नेम इज इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग उसके थायराइड ग्लैंड्स, उसमें एक एक पार्ट को पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से आते हैं। ये एंडोक्राइन का पार्ट है थायराइड, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड। सो उसमें एक टॉपिक थायराइड है, इसको पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड्स, द नेम ऑफ थायराइड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई थॉमस वार्टन। सबसे पहले थायराइड के विषय में थॉमस ने बताया था 1656 में। थायराइड ग्लैंड इज ए बटरफ्लाई शेप्ड, इसके जो शेप होती है थायराइड ग्लैंड की बटर शेप होती है। ये आपके गले में पाई जाती है, जो कंठ में पाई जाती है, आगे की साइड आपको दिखता है उभार जैसा, वही थायराइड ग्लैंड है। इसकी शेप जो है बटरफ्लाई शेप है। कुछ अलग फिजियोलॉजी नहीं होती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी मीन्स आपके बॉडी पे ही वो स्टडी होनी चाहिए। अगर हम थायराइड ग्लैंड आपको बता रहे हैं तो आप अपने गले के जो कंठ के नीचे है, जो आगे वेंट्रल साइड में, आगे साइड में जो हल्का सा उभरा हुआ भाग दिखता है आपको, वही थायराइड ग्लैंड है। उसी के विषय में आप समझ जाइए कि ये इसका शेप होता है, इसके वेट इतने होते हैं, इसकी साइज इतनी होती है। तो आप एक बार अगर इसको डीपली अपने ऊपर लेके पढ़ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो ये बटरफ्लाई शेप्ड होती है। थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड बिलो लैरिंग्स, मतलब कंठ के नीचे दिखता है। कंठ का वेंट्रल साइड, आपको जैसे मैंने अभी बताया कि अपना जो कंठ है उसको टच करके देख लीजिए, वेंट्रल साइड जब वो फूल जाता है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। आप देखे होंगे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं 16-17 के लगभग, तो उनके कंठ में थोड़े से उभार आ जाते हैं, वही थायराइड ग्लैंड उनकी फूल जाती है। और फीमेल चाइल्ड में क्या होता है, ये उनकी जो लैरिंग्स होती है वो पतली हो जाती है, आवाज़ पतली हो जाती है। थायराइड ग्लैंड पेयर में होते हैं, हमेशा ये पेयर में होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, एक पेयर एंड ए सेकंड पेयर, और इस दोनों पेयर को एक टिश्यू कनेक्ट किया रहता है जिसे बोलते हैं इस्थमस नामक टिश्यू। इस्थमस नामक टिश्यू से दोनों थायराइड ग्लैंड जुड़ी रहती है। ये एक दूसरे को बिल्कुल खींचे रहती है जिससे कहीं लूज ना पड़े। थायराइड ग्लैंड का वेट जो होता है 30 ग्राम होता है। 30 ग्राम वेट होता है थायराइड ग्लैंड्स का, और शेप उसका एच शेप और बटरफ्लाई शेप होता है। ओके, बर्ड्स में, मैमल में, एम्फीबिया में और सब फैमिली में थायराइड ग्लैंड जो होते हैं पेयर्ड में होते हैं। आप एकदम इसको इजीली याद कर लीजिएगा। बर्ड्स में, पक्षियों में, मैमल में, अपने लोग में, और एम्फीबिया जो फ्रॉग होते हैं, सब में थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं पेयर्ड होते हैं। बट रेप्टाइल में, लेकिन जो हमारे सांप होते हैं, छिपकली होती हैं, इन सब की प्रजातियों में ये अनपेयर्ड होते हैं, मतलब ऐसे एक ही थायराइड ग्लैंड होता है उनके अंदर, ठीक है। लेकिन इस फैमिली के जो स्पीसीज हैं, रेप्टाइल फैमिली की जो स्पीसीज है, सब में तो एक ही रहता है। लेकिन एक्सेप्शनल केस में क्रोकोडाइल और स्नैक्स दो ऐसे लोग हैं जिनमें पेयर्ड थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि रेप्टाइल में तो अनपेयर्ड थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, बट इसमें कौन सी ऐसे जीव हैं जिनके अंदर पेयर्ड में पाया जाता है थायराइड ग्लैंड्स? तो क्रोकोडाइल और स्नेक आपको याद रखना है। ओके, थायराइड ग्लैंड में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। थायराइड ग्लैंड्स अब तो समझ गए कहाँ होती है। और थायराइड ग्लैंड में क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब इन सेंस आप ये समझ लीजिए कि जैसे अपने लोग के यहाँ किचन में टाइल्स अलग लगी रहती है, बाथरूम में अलग, रूम में अलग, तो उसी तरह गॉड ने हम लोग के बॉडी में भी ज़रूरत के हिसाब से जगह जगह पे अलग अलग टाइल्स का यूज किया जाता है, लाइक एपिथेलियम। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का यूज उन्होंने किया है, या क्यूबॉइडल टाइल्स का यूज उन्होंने किया है, कहाँ पे किया है? हमारे थायराइड ग्लैंड में किया है। इसका जो क्यूबॉइडल मीन्स होता है वो हर समय मॉइस्ट बना रहता है, नम रहता है। जैसे हमारे जो बक्कल कैविटी है, जहाँ हम लोग खाना खाते हैं, मुंह है, उसकी जो स्किन आप देखोगे हर समय गीली रहती है, उसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही लगा रहता है, मीन्स हर समय उस मॉइस्ट बनी रहती है। तो उसी तरह हमारे थायराइड ग्लैंड में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, वो हर समय मॉइस्ट रहता है। हमारे थायराइड ग्लैंड में जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, अक्सर पूछ लेता है जब कभी भी पेपर टिपिकल बनाना होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को वो मेंशन कर देते हैं कि थायराइड ग्लैंड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। टायरोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन में टायरोसिन अमीनो एसिड होते हैं। अभी आपको पता है कि जो प्रोटीन हमारे बने होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं।
तो ये तो क्वेश्चन बनेगा डीप में, अगर इससे भी ज़्यादा डीप बनाना हो जाएगा उनको कि टायरोग्लोबिन प्रोटीन किस अमीनो एसिड से बना है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टायरो ऐसे ही लगा रहेगा, टायरोसिन अमीनो बस जोड़ देना आपको, टायरोसिन अमीनो एसिड होता है। आयोडीन एलिमेंट्स होता है, और जो आयोडीन पाया जाता है वो एलिमेंट फॉर्म में होता है। जो यही आयोडीन जो एलिमेंट होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आयोडीन एलिमेंट्स क्या करता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के कार्य। थायराइड ग्लैंड बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म उपापचय क्रियाएं, आपके बुक में हिंदी में ऐसे लिखा रहता है, इतना टफ। मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म कंट्रोल मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सिक्रेशन, रिप्रोडक्शन, सभी इंटरनल जो एक्टिविटीज होती हैं सबको मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्योंकि हमारे कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहता मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है। मेटाबॉलिज्म कुछ है नहीं, जो आप खा रहे हो, जो आपका डाइजेशन हो रहा है, जो आप एक्सक्रीट कर रहे हो वेस्ट प्रोडक्ट, वो सारी जो फिजियोलॉजी आपके अंदर हो रही है बॉडी की, वही मेटाबॉलिज्म होता है। और इस सारे का कंट्रोल, सभी मेटाबॉलिक जो हमारी एक्टिविटी है बॉडी के अंदर, उनका कंट्रोल थायराइड ग्लैंड करता है। अब आप सोचिए 30 ग्राम का ये थायराइड ग्लैंड, इसकी कितने इंपॉर्टेंस वर्क है हमारी बॉडी पे। मेटाबॉलिज्म बना किस चीज़ से होता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये कभी कभी उलट देता है अगर क्वेश्चन को कि मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, तो ये इसका एग्जैक्ट है, मेटाबॉलिज्म बराबर एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म होता है। ओके, अब जब ये थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो अगर ये एक्यूरेट मात्रा में निकले तब तो ये बॉडी पे प्रॉपर वर्क करेगा, लेकिन अगर ये कम या ज़्यादा निकलते तो इसका हमारे बॉडी पे गलत साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जब ये हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, मतलब हाइपो मीन्स कम, जब हमारे शरीर में हमारे थायराइड ग्लैंड से कम थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, तब क्या होता है इसको देख लेते हैं। ओके, तो थायराइड की अल्प क्रियाशील प्रायः भोजन में आयोडीन की कमी या यूरिन में CO2 की अधिक एक्सक्रीशन हो जाना, टॉयलेट से अधिक मात्रा में आपके आयोडीन का निकल जाना, इससे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। ठीक है, कभी कभी हम लोग सही नमक नहीं खाते हैं, उसकी वजह से भी आयोडीन की कमी होती है, और कभी कभी एक्सेस मात्रा में, जैसे डायबिटिक जो लोग होते हैं वो बार बार टॉयलेट जाते हैं, तो उनके अधिक मात्रा में आयोडीन बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से भी थायरॉक्सिन हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाती है, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट, जो डाइजेशन सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, सारा स्लो डाउन पड़ जाता है। ठीक है, जब बॉडी का सारा प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा तो आप सुस्त हो जाओगे। तो इससे होने वाले रोग या जो भी हाइपोसिक्रेशन, जो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम मात्रा में निकलती है, तो इससे कौन कौन से रोग होते हैं, ये एग्जाम में बहुत बड़ा टॉपिक होता है और इससे हर ईयर क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इसके लिए एक छोटा सा, सबको पता है कि थायराइड आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ये बचपन से हम पढ़े चले आते हैं, 6 से लेके जितने बड़े हुए चले जाए तब भी, लेकिन इससे यही एक रोग नहीं होता है, इससे बहुत डिजीज होते हैं। तो उसको आज हम लोग देख लेते हैं, आज के बाद आप नहीं भूलोगे इसको। एक छोटा सा ट्रिक्स है, कृति मिक्सी चलाकर हंस दे। ठीक है, ये एकदम ईजी है। मान लीजिए किसी की सिस्टर का नाम हो कृति, तो बस उसे बना लीजिए, कृति मिक्सी चलाकर हंस दे। मीन्स कृति से हो गया क्रेटेनिज्म, ये डिजीज का नाम है, क्रेटेनिज्म डिजीज। मिक्सी से हो गया मिक्सोडीमा डिजीज, एंड हंसदी से हाशीमोटो डिजीज। और ग्वाइटर तो आप सबको पता है, घेंगा। तो कृति मिक्सी चलाकर हंस दे मतलब क्रेटेनिज्म, मिक्सीडीमा, हाशीमोटो डिजीज। ये किससे होता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड, मतलब थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन हार्मोन का जब कम सिक्रेशन होता है हमारी बॉडी में, तो ये तीनों डिजीज होते हैं। आपको कभी नहीं भूलेगा, और इसको जब आपकी हेडिंग याद हो जाएगी तो आप इसके विषय में अभी आगे हम बताएंगे, समझ लेंगे, फिर इसको दोबारा कभी थायराइड ग्लैंड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लेते हैं क्रेटेनिज्म डिजीज। पहला क्रेटेनिज्म डिजीज, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से,
यह रोग बच्चों में होता है। हाँ, ये भी पूछता है कि मैन में होता है कि चाइल्ड में होता है, तो ये बच्चों में होता है डिजीज। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ये रोग बच्चों में होता है। जब बच्चों में होता है तो इसका क्या प्रभाव होता है बच्चों के ऊपर, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स। तो बच्चे जो होते हैं मेंटल रिटार्ड हो जाते हैं, मतलब ये मंद बुद्धि हो जाते हैं बच्चे, इनका जो है सही प्रॉपर डेवलपमेंट इनके ब्रेन का नहीं होता है। स्टेरिलिटी मतलब नपुंसकता आ जाती है बच्चों के अंदर, उनकी बॉडी का सही ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाता है। एंड नेक्स्ट डॉर्फिज्म, वो बौने हो जाते हैं। अब देख लीजिए कितना इसका साइड इफेक्ट है। तो एक क्रिटिनिज्म में आता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से 3 रोग ये बच्चों में होता है, मेंटल रिटार्डेशन, स्टेरिलिटी एंड डॉर्फिज्म। ओके, मिक्सिडीमा नेक्स्ट जो डिजीज है मिक्सिडीमा। यह रोग थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से एडल्ट में होता है। पहला क्रिटिनिज्म मैंने बताया आपको, वो किस में होता है, अब ऐसे याद कर लीजिएगा। क्रिटी सी है तो चाइल्ड में होता है, मैक्सिडीमा यम से स्टार्ट होता है, मैन में एडल्ट में होता है, तो आपको एक कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो यह रोग थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से एडल्ट में होता है, और इसको कभी कभी नाम बदल के गुल डिजीज भी दे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्सिडीमा। तो कभी बोल देते हैं कि शॉर्ट नोट्स में कि गुल डिजीज को डिफाइन करिए आप। तो गुल डिजीज कुछ दूसरी नहीं है, यही आयोडीन की कमी से जो हाइपोसिक्रीशन थायरॉक्सिन ग्लैंड में आयोडीन का होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का होता है, मैन में ये बीमारी होती है मिक्सिडीमा। यम से मिक्सिडीमा और यम फॉर मैन। इसमें इनको क्या दिक्कत आ जाती है, ए होने से रिस्पिरेशन में ग्लूकोज कम टूटेगा, मतलब ये इनका रिस्पिरेशन रेट बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, श्वसन तंत्र इनका बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और जब आपका रिस्पिरेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो आपकी एनर्जी कम बनेगी। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, हम लोग मील्स लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन लेते हैं वही ऑक्सीजन तो हमारे भोजन को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करता है। जब आपका रिस्पिरेशन रेट ही बहुत कम रहेगा तो कम मात्रा में रिस्पिरेशन होगा, कम मात्रा में एनर्जी, भोजन आपका सही से डाइजेशन नहीं होगा, अच्छे से ब्रेक डाउन भोजन नहीं होगा पेट के अंदर, और अच्छे से एनर्जी आपको मिलेगी नहीं, मतलब शरीर हर समय ठंडा सुस्त सा बना रहेगा। ये इनके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट ग्वाइटर, जिसको आप सभी लोग जानते हो। ग्वाइटर आयोडीन में भोजन में आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्रंथि बड़ी होकर फूल जाती है, इसे सामान्य भाषा में घेंगा रोग बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो सारे अंगों की फिजियोलॉजी प्रभावित होती है। ये जाने रहिए, मत सोचिएगा कि थायराइड ग्लैंड प्रभावित तो सिर्फ कंठ को प्रभावित होगी, आपके बॉडी की सारी फिजियोलॉजी इफेक्टिव, इसलिए सबको केयरफुल रहना चाहिए ऐसे समय में। हमारे इंटरनल पिट्यूटरी से, अब हाँ यहाँ तक तो आप सबको पता रहता है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, लेकिन इसमें डीप में आपको अभी जानना बहुत जरूरी है कि जब हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनती है थायराइड ग्लैंड में, या बहुत कम बनती है, तो हमारे शरीर के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पीयूषम ग्रंथ जिसे हिंदी में बोलते हैं पीयूषम ग्रंथ, उसको ये एक तरह से हेड डीएम है आपकी बॉडी का। ये सारी फिजियोलॉजी, जब हमारा डाइजेशन सही नहीं रहेगा, रिस्पिरेशन नहीं, एक्सक्रेशन नहीं, तो सारी बॉडी पार्ट्स जो होती हैं सुस्त पड़ी रहती हैं। तो ये जो डीएम का काम जैसे होता है एक जिलाधिकारी का, उसी तरह ये करता है, वो निर्देश देता है किसको, TSH, मतलब ऐसे समय हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलता है, वो अपने से एक हार्मोन रिलीज करता है TSH, जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जैसे किसी को आप जगा रहे हो, मतलब कि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए इंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकालता है, और उसको थायराइड ग्लैंड्स को ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन देता है कि आप थायरॉक्सिन हार्मोन निकालिए, सारी बॉडी की फिजियोलॉजी प्रभावित हो रही है। ठीक है, और इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड उसकी बात को मानना ही पड़ेगा, वो बार बार उसके स्टिमुलेशन के कारण, मतलब TSH के कारण, इंटीरियर पिट्यूटरी के फोर्स के कारण थायराइड ग्लैंड को रिलीज आउट करते रहती है जबरदस्ती, जो कि उसके पास वो स्टेमिना है नहीं, उसके कारण वहाँ की सेल्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब सेल्स बार बार अपने आप पे प्रेशर देकर करती है, इसके कारण उसमें गले की जो होती है स्वेलिंग आ जाती है, जिससे हम लोग कहते हैं घेंगा रोग, और कुछ कारण नहीं होता है, वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है वो, इसके कारण वहाँ की ग्रंथियाँ फूल जाती है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में घेंगा कहते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक का लास्ट डिजीज जो है हाशिमोटो डिजीज। अगर हमारे शरीर में
थायरॉक्सिन हार्मोन का मिनिमम सिक्रीशन हो जाए तो दी गई मेडिसिन जहर का कार्य करती है। अब जैसे इन्होंने स्टिमुलेशन दे दिया, वो बार बार निकाल रहे हैं TSH हार्मोन के इंस्ट्रक्शन पे, ये जबरदस्ती थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन का रिप्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। तो अगर हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का मिनिमम सिक्रीशन हो रहा है, मतलब बहुत कम सिक्रीशन हो रहा है हमारे थायराइड ग्लैंड में इसका, तो दी गई मेडिसिन, तो हम अगर इसके लिए जाके मेडिसिन ले कि थायरॉक्सिन हार्मोन बने हमारे बॉडी में, तो वो जो मेडिसिन होती है जहर का काम करती है, वो हमारे बॉडी के खिलाफ एक एंटीबॉडी तैयार कर देती है। ठीक है, ऐसा नहीं वो हम थायरॉक्सिन हार्मोन वो नहीं निकाल सकती है, वो उसके जहर का कार्य करती है, एंटीबॉडी तैयार कर देती है जो थायराइड ग्लैंड को मार देती है। मतलब आपका पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। जब थायराइड ग्लैंड आपका खराब हो गया तो आपका सारा सिस्टम खराब हो जाता है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो मतलब स्वयं को ही, अपने आप को ही अपनी वजह से मार डालना, ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसलिए थायराइड ग्लैंड सुसाइड कहते हैं। इसी टॉपिक को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड अपने आप को खुद मार लेती है, मतलब एंटीबॉडी तैयार हो जाती है बॉडी में। अगर हम दवा लेते हैं इसके खिलाफ तो थायराइड ग्लैंड किल हो जाती है, वो सुसाइड हो जाती है। इसे बोलते हैं हाशिमोटो डिजीज। अपने आप को सुसाइड कर लेना ही हाशिमोटो डिजीज होता है, जब अंडर प्रेशर आ जाती है थायराइड ग्लैंड। मीन्स कि उससे थायरॉक्सिन हार्मोन तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, उसके बाद TSH ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला तो उसने थोड़ा बहुत रिलीज किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ग्वाइटर हो गया। उसके बाद भी आदमी अगर उसकी की थायरॉक्सिन हार्मोन और रिलीज आउट हो थायरॉक्सिन, तो उसके लिए मेडिसिन और लेने लगेगा, तो मेडिसिन उसके लिए कभी भी जहर का मतलब मेडिसिन का कार्य न करके जहर का कार्य करेगी। मीन्स एंटीबॉडी तैयार कर देगी और वही एंटीबॉडी उस थायराइड ग्लैंड को मार डालेगी, जिससे कहते हैं थायराइड ग्लैंड सुसाइड। ओके, तो अब इसमें तो हमको लगता है कि पूरा इस कंप्लीट हो गया। एक थोड़ी बहुत जनरल पॉइंट इसको देख लेते हैं। जनरल पॉइंट ऑन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। केवल थायरॉक्सिन हार्मोन ही एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, बस एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड के साथ फ्लो हो जाते हैं, सिर्फ यही एक हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये स्टोर होता है। क्वेश्चन पूछता है कौन सा हार्मोन स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ थायरॉक्सिन हार्मोन को स्टोर किया जा सकता है और किसी हार्मोन को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो सब ब्लड के साथ फ्लो होते हैं। एक उसमें और बहुत क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करता है बच्चों को, T3 एंड T4 थायरॉक्सिन में। तो T3 कुछ नहीं है, ट्राई आइडोथायरॉक्सिन है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में 20% योगदान देता है और ये T4 जो है 80% इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन T4 स्टेबल कंडीशन में नहीं रहता है, ये हर समय चेंज होते रहता है T3 में, तो इसलिए T3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है बॉडी के लिए। तो T4 ऑलवेज चेंज इनटू T3, तो इसलिए अब नीचे मैंने लिख दिया है मोर इफेक्टिव थायरॉक्सिन हार्मोन T3। कभी कभी ये पूछता है कि T4 इफेक्टिव है कि T3, तो आप ये जानते रहिए T3 इफेक्टिव है, क्योंकि अब कभी परसेंट देख के मत सोच लीजिएगा 20% है तो ये इफेक्टिव ना हो कि वो है, क्योंकि T4 कभी अपने स्थिति में रहता ही नहीं हो। T4 ऑलवेज चेंज इनटू T3, वो हर समय T3 के फॉर्म में आना चाहता है, इसलिए मोर इफेक्टिव थायरॉक्सिन हार्मोन T3 है, ठीक है। तो एक इसमें एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग चलिए अब इसका पूरा ये टॉपिक ही खत्म कर देते हैं थायरॉक्सिन का। अगर तालाब में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो टैडपोल जो हमारे मेढक होते हैं वो लार्वा में ही रह जाते हैं। लार्वा तो समझते हो आप लोग, छोटे ही रह जाते हैं, एक कभी बड़े नहीं मेढक बनते हैं, कभी एडल्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर उसी तालाब में आयोडीन नमक को डाल दिया जाता है तो मेटामॉर्फोसिस का अंतरण प्रोसेस द्वारा वो फास्ट उनकी ग्रोथ हो जाती है। वही टैडपोल जो है एडल्ट फ्रॉग में तुरंत चेंज हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि किस कारण से होते हैं। तो जब आयोडीन डाल दिया जाता है तो टैडपोल के बॉडी में मेटामॉर्फोसिस होने लगता है और मेटामॉर्फोसिस के कारण ही वो एडल्ट हो जाते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस था। एक साइंटिस्ट है गूडरनेस, उन्होंने बताया कि एम्ब्लिस्टोमा एक प्रजाति है फ्रॉग की, नामक फ्रॉग में I2 की कमी से, मतलब आयोडीन की कमी से एक्सलोटल लार्वा, मतलब जो छोटे लार्वा थे उनमें गोनाड डेवलपमेंट हो गया। गोनाड डेवलपमेंट, आयोडीन की कमी जब हो गई एम्ब्लिस्टोमी लार्वा में, एम्ब्लिस्टोमा में, तो वो गोनाड मतलब कि वो बड़े हो गए, मतलब बच्चे ही थे लेकिन उनके मैच्योरिटी आ गई, डेवलपमेंट हो गया, जिसे पीडोजिनेसिस कहते हैं। जब कोई लार्वा अपने लार्वल स्टेज में ही बड़ा हो जाए,
उसके अंदर गोनाड मतलब जनन या रिप्रोडक्शन सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाए तो उसे बोलते हैं पीडोजिनेसिस। और यह लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन करता है, उसे इस प्रोसेस को कहते हैं नियोटिनी। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा टूटेगा। अगर हाँ, अब मैंने सारा ऊपर जितनी चीज़ें थी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से था। अब एक टॉपिक इसमें बनता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की जब सारी चीज़ें कमी से होती है, अधिकता से क्या होता है, तो अधिकता से शरीर में ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन रहेगा, ज़्यादा जल्दी आप सांस लेंगे, जल्दी आपके भोजन ब्रेक डाउन होंगे, ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा। अब ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा तो आपके शरीर का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन के इस प्रभाव को बोलते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट, मतलब कैलोरीज का बॉडी में बहुत एक्सेस मात्रा में बढ़ जाना बोलते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आया होगा। समझ में अगर आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।